क्या हो गया क्या तुमको एकदम से? ओके चलो ओके हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों. सो कल हम लोगों ने बहुत अच्छा हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, याद होगा आपको. कुछ ऑडिट का डेफिनेशन के बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी. मजा आ रहा था उसको पढ़ने के लिए. और आज हमने कहा था कि इसको बहुत आगे और लेके जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को. और आज हम लोग बकायदा चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी जो है उसको स्टडी करेंगे. रियल लाइफ में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे. आज बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा ऑडिट की दुनिया में हम लोग आज घूम के आएंगे. सो आर यू रेडी? यस सर, वेरी गुड. चलो सो दोस्तों, मुझे शुरुआत करने से पहले मुझे इतना बता दो कि स्टैंडर्ड्स, ऑडिट, रिव्यू ये सब कुछ ऐसा याद है क्या? पक्का? तो एक बार तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार उसको मतलब रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. सो मुझे बताइए अश्योरेंस एंगेजमेंट की, अगर चलो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. अगर मैं अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करूं तो व्हाट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? अश्योरेंस एंगेजमेंट इज वेयर, बोलो, वेयर द प्रैक्टिशनर expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of intended users. बराबर के नहीं? अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी. करेक्ट है एकदम? यस सर. एंड वो क्या कहता है फिर उसके आगे, इसको इन अदर वर्ड्स भी बोला हुआ है उसको. बराबर है? दैट इज ही एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन. बराबर है? ओके. हाँ, वो तो ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सो दैट द इंटेंडेड यूजर्स कैन मेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस. बराबर के नहीं? दैट इंफॉर्मेशन इज, बोलो ना, इनकरेक्ट, वो मिनिमम है ऐसा. ठीक है? ओके. ठीक है. नहीं, अपन वो वापस ऐसा वो उसको गो थ्रू करेंगे, डोंट वरी, है ना. अभी बेसिक मेरे को क्या चाहिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में है या नहीं. ठीक है. उसके बाद अश्योरेंस एंगेजमेंट में एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करनी है अपने को. सो कितने एलिमेंट्स है टोटल? 5 एलिमेंट्स है. तो उसमें फर्स्ट क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप. बिना बुक में देख के बोलने का है, अपने को सोचते जाना है, बोलते जाना है. 3 पार्टी रिलेशनशिप. तो 3 पार्टी कौन सी है? एक है प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड वेरी गुड इंटेंडेड यूजर्स. तो मुझे बताओ पहले प्रैक्टिशनर की अगर बात करें तो प्रैक्टिशनर कौन है? हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस. ओके. उसके बाद मुझे बताओ विच इज अ ब्रॉडर टर्म, प्रैक्टिशनर और ऑडिटर? प्रैक्टिशनर के सब काम कर सकता है, बट ऑडिटर ओनली कंडक्ट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट एकदम? यस. रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? हु प्रिपेयर्स द सब्जेक्ट मैटर. करेक्ट एकदम? बोलो, आया ना? ऐसे ही है ना? हु प्रिपेयर्स द सब्जेक्ट मैटर. ओके. और इंटेंडेड यूजर्स कौन है? हु यूजेस द अश्योरेंस रिपोर्ट. बराबर? हु आर द यूजर्स ऑफ व्हाट? अश्योरेंस रिपोर्ट. अब उसके बाद ये जो सब्जेक्ट मैटर है, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर? बोलो. इट इज इंफॉर्मेशन विच इज एग्जामाइंड बाय प्रैक्टिशनर. करेक्ट है? उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट मैटर. फिर उसको इवेल्युएट करना अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया. क्राइटेरिया का मतलब क्या है? बेंचमार्क. वेरी गुड. और वो इवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. उसमें सफिशिएंसी मतलब क्या बोला था? क्वांटिटी. और अप्रोप्रिएट मतलब बोला था क्वालिटी. बट इसके ऊपर चर्चा हम लोग बाद में करने वाले हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद हम लोग रिपोर्ट देंगे. ओरल होगा या रिटर्न होगा? और वो कौन सा रिपोर्ट होगा? अश्योरेंस रिपोर्ट. और ये किसको दिया जाएगा? इंटेंडेड यूजर्स को. सही है एकदम? यस सर. अब बात करते हैं ऑडिट वर्सेस रिव्यू के बारे में. बताओ बच्चों, रीजनेबल अश्योरेंस किधर दिया जाता है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो. देखो, आपको नहीं आता होगा या आता होगा, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप बोलेंगे तब. जब आप बोलोगे तो आप एक तो सही बोलोगे या तो गलत बोलोगे. सही बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बढ़ेगा. बट अगर गलत बोलोगे तो अगली बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने पिछली बार गलत बोला था, अब सही बोलना है. समझ में आएगा आपको? सो बोलते जाओ. ठीक है ना? सो ऑडिट वर्सेस रिव्यू में रीजनेबल एश्योरेंस कहां होता है?
और लिमिटेड एश्योरेंस कहां होता है? मोर डिटेल्ड प्रोसीजर्स कहां परफॉर्म करते हैं? एंड फ्यूअर प्रोसीजर्स कहां होता है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहां होता है? दोनों में होता है। करेक्ट है एकदम? यस सर। ओके, उसके बाद हम लोग यही जो ऑडिट और इसकी बात कर रहे थे, रिव्यू की, वही नीचे डिफरेंशिएशन में अपने को किसके बारे में दिया? रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस का डिफरेंशिएशन दिया। बरोबर है कि नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर हम लोग एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसे कौन सा एंगेजमेंट कहेंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट। उसे कौन सा एंगेजमेंट कहेंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब मैं पूछना चाहता हूं, एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी दो जगहों पे करते हैं हम लोग? एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल कंट्रोल्स। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम लोग वो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, हिस्टोरिकल वर्सेस प्रोस्पेक्टिव। नॉन हिस्टोरिकल ऐसा नहीं बोल सकते, हिस्टोरिकल वर्सेस व्हाट? प्रोस्पेक्टिव। तो हिस्टोरिकल मतलब इट रेफर्स टू व्हाट? द इकोनॉमिक, पूरा बोलने का, इकोनॉमिक कंडीशंस और इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन द पास्ट टाइम पीरियड्स। बराबर है? प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या कहेंगे? इट इज अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स। करेक्ट है एकदम? यस। अब ये मीनिंग होने के बाद अपन ने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था? बोलो। अपन ने मीनिंग लिखा, फिर अबाउट इट इज पास्ट इवेंट्स एंड फ्यूचर इवेंट्स, ये दो बातें लिखी। फिर उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं? वी आर परफॉर्मिंग सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। बट अब पूरा का पूरा वो बॉक्स में डाला था, प्रोस्पेक्टिव के लिए बोला था। तो उसमें हमारा फोकस क्या है कि हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं ये पर्पस के लिए, बराबर, कि उसके अंदर जो अजम्पशंस लगाए गए हैं कि दे आर नॉट अनरीजनेबल, बराबर, इन द सेंस दे शुड बी व्हाट? रीजनेबल। बट इसमें भी हम लोग प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करते हैं या ज्यादा परफॉर्म करते हैं? कम। और लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है यहाँ पे? मॉडरेट, बराबर, मतलब लिमिटेड। खत्म हो गया यहाँ पे। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े और फिर एसए, एसआरई, एसआरएस और एसएई, इसके बारे में हमने बातचीत करी कि वो कहां कहां एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे हमने कहा था इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वही वो पूरा याद है ना, कंटेंट वही 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 लिखा हुआ था। करेक्ट है? और लास्ट में इन सब पे जो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो कौन सा है? एसक्यूसी 1। क्या ये आपको जम गया? एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर? नो सर। फिर हम लोग कल वापस से बात करी। मैंने कहा कि चलो अभी हम लोग कल कुछ पढ़ते हैं, और फिर हमने डेफिनेशन पढ़ा था ऑडिट का, याद आ रहा होगा आपको? यस सर। तो ऑडिट के डेफिनेशन में हमने क्या क्या बातचीत करी, आप स्क्रीन पे देख के आराम से बोल सकते हो। आपका ये लिखना भी बाकी है, लिख लिया था कल हमने, डेफिनेशन लिख लिया था, आगे का लिखना है, बेस्ट है, आराम से लिखेंगे उसको। सो बोलो डेफिनेशन क्या है? ऑडिट इज एन, देख के बोलो, देख के बोलो, ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. एक बार टूटा फूटा क्यों ना हो, वापस ट्राई करेंगे बिना देखे। ओके, सो ऑडिट इज एन independent examination of what? Financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. ये एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. और एक बार ये मस्ती मजाक के लिए है ना, सो बोलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. एक बार आप पढ़ लो इसको, एक बार खुद के लिए पढ़ लीजिएगा उसको, फिर कल वापस आएंगे रिवाइज करेंगे। आपको एक समझ में आ रहा है? देखो कॉन्सेप्ट तो कल हमने डिटेल में पढ़ लिया, बट अब एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के थोड़ी चलेगा, इसको वर्डिंग्स भी इसके आने चाहिए ना अपने को, इसीलिए हम लोग को रोजाना रिवाइज करना पड़ेगा इसको। पढ़ लिया? यस सर।
अब मुझे बताओ ओपिनियन और एडवाइस में अंतर क्या होता है? ओपिनियन अपने नजरिए से देते हैं, एडवाइस सामने वाले के नजरिए से। ऑडिटर ओपिनियन देगा या एडवाइस देगा? ओपिनियन कैसा देना चाहिए? ट्रू एंड फेयर या ट्रू एंड करेक्ट? ट्रू एंड फेयर, बराबर है कि नहीं? एंड फेयर मतलब हमने क्या बोला था कि उसमें रीजनेबल अश्योरेंस होगा, हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देंगे। अब रीजनेबल का मतलब क्या बोला था? कि इसमें गलतियां हो सकती है, बट वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे क्या हो, सामने वाले का डिसीजन अफेक्ट हो जाए। इंग्लिश में क्या बोला अपन ने? इट मे हैव सम मिस्टेक्स बट इट इज नॉट सो बिग टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। करेक्ट है? ये इतना सा आप ये पार्ट है जो लिख लो, फिर यहां से आज हम लोग टेक ऑफ करेंगे, बहुत मजा आएगा ना। नीचे का वो ओपिनियन एडवाइस वगैरह कुछ बोल रहे, लिख लिया? जिनका नहीं हुआ है वो लिख लो एक मिनट के अंदर। चलो डन। अब जब ये हमने रिवाइज किया तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इसके ऊपर कि हाँ ये सब हमने जो पढ़ा था? आज का अपना कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 या 4? थर्ड लेक्चर है सिर्फ, बस। और आपको 3 मतलब 2 दिन हो गए बस पढ़ के, तो 2 दिन का पढ़ा हुआ आपको याद है सब? हाँ जी, वाह यार। चलिए, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बोलो बच्चों। यस सर। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं अभी, है ना? अभी यहां पे जैसे हम लोग ने इतना सब डिस्कस कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स से इसको पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी जब हम लोग यहां पे देख रहे हैं, अभी आप लिखना मत, कुछ भी मत लिखना, अभी मस्त प्रवचन को एकदम आराम से सुनते जाना, मतलब ऐसा मजा आएगा ना आपको कि यू विल रियली एंजॉय। यू कीप ऑन डिस्कसिंग थिंग्स विथ मी, मजा आएगा। अब यहां पे जब आपको दिख रहा है मिस्टेक्स, तो मिस्टेक ये वर्ड सही है बट टेक्निकल वर्ड नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन लैंग्वेज का टर्म है ये। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि मिस्टेक्स मतलब अपन यहां पे बोलते हैं, ऑडिट में अपन इसको बोलते हैं एज व्हाट? मिसस्टेटमेंट्स। वी विल नॉट से इट एज व्हाट, अभी कुछ मत लिखो, अभी बाद में सब लिखेंगे अपन। अभी इधर अपन क्या बोलते हैं? मिस्टेक्स नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट। मिस्टेक इज मिसस्टेटमेंट। तो जब एक बच्चा ऑडिट का पेपर लिखता है और उसमें वो लिखता है इट शुड बी फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स, मार्क्स नहीं मिलते। बट जब वो मिसस्टेटमेंट लिखता है तो फिर वो क्वालिटी दिख के आता है। आया बात समझ में? मिसस्टेटमेंट। उसके बाद जब अपन यहां पे वर्ड देख रहे हैं नॉट, तो नॉट मतलब अपन यहां पे क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकल वर्ड अपन लिखते हैं कि नॉट मतलब इट इज फ्री। फ्री इन द सेंस इट इज नॉट देयर, इट इज फ्री फ्रॉम इट। समझ में आया आपको? एंड जब यहां पे अपन बात करते हैं सो बिग टू अफेक्ट द डिसीजंस, इसको अपन बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अ मटेरियल थिंग। समझ में आया? कि जो भी चीज जिसके वजह से आपके डिसीजंस अफेक्ट होंगे, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? मटेरियल। मतलब मैं आपको एकदम एक सिंपल एग्जांपल देता हूं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, हाउ इट अफेक्ट्स द डिसीजंस। जैसे आप समझो, पहले एकदम फालतू एग्जांपल देता हूं, बराबर है? तो ये यहाँ पे जो अपना प्रथमेश है, ठीक है ना, वो एक लड़की देखने गया शादी के लिए, वो कितना खुश हो रहा है। नालायक ये सिर्फ एग्जाम्पल है,
तू ऐसा है ना, इमोशनल मत हो। तो वो लड़की देखने गया शादी के लिए, है ना। तो वो लड़की एकदम सुंदर सुशील, एकदम ऐसा, मतलब वेरी नाइस स्वीट डिसेंट गर्ल। तो प्रथमेश तो फ्लैट हो गया, मतलब भाई उसने मन ही मन में 7 जन्मों का वादा कर लिया उसने। और प्रथमेश ने उसके तरफ का हाँ कम्युनिकेट कर दिया, और फिर वो लड़की खुशी से हंसी, और हंसी तो उसके दांत नहीं थे। वो लड़की हंसी, बट उस लड़की के दांत नहीं थे। अब वहां से प्रथमेश का डिसीजन क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रथमेश ने जहां हाँ कर दी, अब वो ना करके आ गया वापस। तो दांतों का होना या ना होना क्या डिसीजन चेंज करता है क्या? तो दांत मटेरियल है। आया क्या बात समझ में? आप कॉन्सेप्ट कभी भूलना मत। सो दांत ये क्या हो गए दोस्तों, इट्स अ मटेरियल थिंग। तो सेम वे में आप समझिए, जैसे कोई भी चीजें होती है, आई बात समझ में, जिसके वजह से यूजर के डिसीजन अगर चेंज होते हैं, बराबर, तो वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी क्या है बच्चों, मटेरियल है। समझ में आया क्या? अब अपना थोड़ा फाइनेंस की दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई एंटिटी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अदानी एंटरप्राइजेस, बराबर है। अब उसकी अगर अपन बात करें तो जैसे वो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया, ये यूएस इंडाइटमेंट का वो जो उसके ऊपर वो एलिगेशन लगा, अब उसके वजह से मान लो ऐसा कुछ होता है कि कंपनी के फ्यूचर का अपने को क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि कंपनी कंटिन्यू करेगी क्या नहीं एज अ गोइंग कंसर्न। यू अंडरस्टैंड गोइंग कंसर्न, वन ऑफ द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल। तो उसमें गोइंग क्या बोलते, गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द अजम्पशन। अब अगर मुझे बताओ एक एंटिटी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, इन द सेंस कि ये फोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, इसका हम लोग कुछ गारंटी नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, नोट्स में ऐसा डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है, मेरी बात को समझो, गोइंग कंसर्न अगर वैलिड है तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती कि आर गोइंग कंसर्न इज वैलिड, बिकॉज इट इज अ अजम्पशन, इट्स अ फंडामेंटल अजम्पशन। बट यदि आपका गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो उसके बारे में आपको जिक्र करना पड़ता है। समझ में आया आपको? अब एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको दिख रहा है कि हमारा गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है, तो कानून कायदे से उन्होंने क्या करना चाहिए, डिस्क्लोजर करना चाहिए कि नहीं? इन्होंने नहीं किया। तो क्या ओमिशन ऑल्सो इज मेंट एज मिसस्टेटमेंट? गलत बताना या नहीं बताना यह भी एक गलती है क्या? तो इन्होंने उस इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दिया, बराबर है कि नहीं? तो यह गलती आपको क्या लगता है, क्या यह मटेरियल गलती है या नहीं है? बिल्कुल यह गलती मटेरियल है, क्योंकि अगर यह ऑर्गेनाइजेशन अदानी, अगर ये गोइंग कंसर्न है तो लोग इसके अंदर पैसा लगाएंगे। आपने लगाया पैसा? नहीं लगाया, पागल है तुम लोग। जब 436 पे आया था ना, बाय करना चाहिए था आपने, बराबर कि नहीं? ऐसा इतनी बड़ी कंपनी लगी थोड़ी बंद हो जाएगी। वहां फिर लिया ना शेयर मैंने, 436 लोएस्ट आ गया, वहां से रिवर्स आएगा नहीं, आज 540 के करीब कुछ ट्रेड कर रहा है वो, बराबर है कि नहीं? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी इज गुड, गोइंग कंसर्न में कुछ क्वेश्चन मार्क आया गया तो एज एन इन्वेस्टर आई विल पुट मनी, बराबर कि नहीं? बट अगर उनके ऑडिटर्स ने रिपोर्ट कर दिया कि इन्होंने गोइंग कंसर्न के बारे में इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया है, इधर गलती है, ऐसा वैसा है, तो मुझे बताओ फिर क्या होगा? मैं पैसा लगाएगा क्या? नहीं। समझने की कोशिश करो। तो माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेदर टू पुट मनी और नॉट टू पुट मनी इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? गोइंग कंसर्न। सो दैट थिंग बिकम्स व्हाट? मटेरियल। समझा क्या बात को? दैट थिंग बिकम्स व्हाट? मटेरियल। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमें रीजनेबल अश्योरेंस देना है ना, क्या बोला सर ने? अगर हमें रीजनेबल एज एन ऑडिटर, हमें कौन सा अश्योरेंस देना है? रीजनेबल अश्योरेंस देना है। तो हम कब कहेंगे कि इट इज रीजनेबल?
व्हेन विल वी से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर? क्योंकि ट्रू एंड फेयर मतलब ही रीजनेबल, तो कब कहेंगे? तो उसको सिंपल ऑडिट की टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ में आया क्या अभी आपको? तो हम लोग ऐसा कॉमन लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इट मे हैव सम मिस्टेक्स बट इट इज नॉट, ऐसा नहीं लिखने का। अब क्या लिखने का अपने को? रीजनेबल एश्योरेंस मतलब ट्रू एंड फेयर। एंड व्हेन विल वी से इट इज ट्रू एंड फेयर? जब वो भारी मात्रा में गलतियों से मुक्त हो। समझ में आया आपको? जब वो भारी मात्रा में गलतियों से मुक्त हो। छोटी मोटी गलतियां हो तो हमने क्या कहा, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स देन वी से इट इज फेयर। अगर आपके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, बराबर है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट फेयर। समझ में आया आपको? सो जब हम लोग अपना ओपिनियन देते हैं ट्रू एंड फेयर, तो अब आपको रियल सेंस में मतलब समझ में आया कि अपन जब काम करेंगे ना, बराबर है कि नहीं? तो आप समझिए यहां पे कि ये जो यहां पे ये जो ऑडिटर है, करेक्ट है? ये कौन है अपना? ये अपना ऑडिटर। अभी अपन ऑडिट की बात कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये जब किसी भी कंपनी का, कोई भी एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने जाएगा, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। बोलो यस और नो? इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। आपने कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं? कभी अकाउंट्स की क्लास में, फाउंडेशन में, इंटर में, कभी ऐसा अकाउंट्स कुछ करा है आपने? नहीं करा आपने? तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सर सेल्स होंगे, बराबर है, परचेसेस होंगे, बराबर है, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बराबर है कि नहीं, अपना स्टॉक होगा, बराबर है कि नहीं? तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, इसमें छोटी मोटी गलती अलाउड है। बट इफ इट इज अ बिग मिस्टेक, इफ इट इज अ बिग मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो हम कहेंगे इट इज नॉट फेयर। समझा क्या बात को? सो ये सारे जो आइटम्स है ना, ये कैसे होने चाहिए? तो ऑल दिस शुड बी व्हाट? बोलो, ऑल दिस शुड बी व्हाट? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। देन वी विल से इट इज ट्रू एंड फेयर। आर वी गुड? बोलो आया ना? यस सर। और ये जो अश्योरेंस है, ये हम किसे देना चाहते हैं? ये किसे देना चाहते हैं अश्योरेंस? इंटेंडेड यूजर्स, ताकि जो यूजर्स है वो क्या कर सके? अपना डिसीजन बराबर से ले सके। समझ में आया? नहीं समझा आपको? मटेरियल मतलब किसका डिसीजन अफेक्ट हो रहा है? इंटेंडेड यूजर्स का। समझ में आ रहा है? आपको स्टोरी समझ रही है क्या? नहीं समझ रहा है? देखना इधर, इसीलिए क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने सब्जेक्ट मैटर बनाया, और ये सब्जेक्ट मैटर कौन यूज करने वाला है? इंटेंडेड यूजर्स। बट ये प्रैक्टिशनर आके उसको इवैल्यूएट करेगा कि भाई इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, क्योंकि वो फोकस कहां कर रहा है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो फोकस किधर कर रहा है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे। क्योंकि मटेरियल वो ऐसी चीज है जिसके वजह से डिसीजन अफेक्ट हो रहे। किसके? यूजर्स के। तो मैं जाके देखूंगा कि इसमें, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी गलतियां तो नहीं है ना कि जिससे उन बेचारे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो। तो मैं किसके लिए काम कर रहा है? इंटेंडेड यूजर्स के लिए। तो उनके क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वही जाके मैं चेक करूंगा। समझा क्या? उन्हें क्या चाहिए वो चीज मैं चेक करूंगा कि वो इधर वैसा है या नहीं। अंडरस्टूड आवर रोल? अपना पहले विजन क्लियर कर लो कि हम कौन है, हम क्या काम करने वाले हैं, हम किसके लिए काम करने वाले हैं और क्या ओपिनियन देंगे। जब ये बातें क्लियर होगी तो ऑडिट आगे का समझ में आएगा। क्लियर है एकदम? सो हु एम आई? प्रैक्टिशनर। व्हाट एम आई गोइंग टू डू? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें मैं क्या देखूंगा कि वेदर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। समझा क्या बात को? और फिर मैं रिपोर्ट दूंगा किसको? और फिर वो क्या करेंगे? मैंने जो बोला उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेंगे। जब मैं बोलूंगा इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो वो अपना डिसीजन लेंगे। जब मैं बोलूंगा इट इज नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। मेरा काम उनको डिसीजन बताना है क्या? मेरा काम बस उन्हें अपना ओपिनियन देना है। उसके बेसिस पे तेरे को जो करने का है तू कर। समझा? पक्का? तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया एकदम मस्त, बराबर है? तो अगर आपको यह समझ में आ जाता है तो बेटा आज का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। यार बहुत इजी है रे ऑडिट। ऐसा आपको स्टोरी समझना है, सीक्वेंस में चलना है, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आपको बोला है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल क्या है तेरा, काम क्या करना है तेरे को, पर्पस क्या है तेरा। सो ये बात हो रही है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखो कितना मजा आएगा। इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसे नंबर 200 एसे 200 जो डिफाइन करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच ऑडिटर? इंडिपेंडेंट। वर्ड तो आपको मालूम है अभी इंडिपेंडेंट क्यों आना चाहिए। तो वो क्या कहता है? व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू डू। चलो टेल मी, पढ़ो पढ़ो, उसमें क्या करना है अपने को? मैं क्या करूंगा, ऐसा वर्ड लिखा है ना। आई विल डू व्हाट? आई विल ऑब्टेन, क्योंकि काम मैं कर रहा हूं ना। सो आई एम गोइंग टू ऑब्टेन। ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस। अब ये रीजनेबल अश्योरेंस मतलब क्या होता है? रीजनेबल, अभी इतना डिस्कशन किया ना दोस्तों, दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। करेक्ट है एकदम। अब मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? गलती। अब ये गलती जो है आप समझने की कोशिश करो। दिस मिसस्टेटमेंट कैन हैपन बिकॉज ऑफ व्हाट? इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ व्हाट? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मतलब ये गलती कैसे भी होनी हो, चाहे एरर से हो या फ्रॉड से हो, बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम इट। एरर मतलब समझते हो क्या? एरर मतलब समझते हो क्या होता है एरर? अनइंटेंशनल। और फ्रॉड मतलब इंटेंशनल, जानबूझ के की गलती और जाने अनजाने में हुई। बराबर है कि नहीं? टैक्स बचाने के लिए जानबूझ के फिक्टिशियस झूठे झूठे खर्चे डेबिट करे। बराबर है कि नहीं? और सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं पता था इसीलिए हमने इनकम टैक्स में गलती से हमने एसएलएम यूज कर दिया। एरर, पता नहीं था ना। समझा क्या बात को? तो आप समझिए, चाहे वो मिसस्टेटमेंट एरर से हो या फ्रॉड से हो, हमें फर्क, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ एरर। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ऑडिटर ये नहीं बोल सकता है अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट डोंट वरी इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ एन एरर। नॉनसेंस, माय मनी विल, आई लूज माय मनी ना। अरे समझा क्या बात को? तो मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता है कि भाई वो गलती वो जाने अनजाने में हुई है, जानबूझ के की गई है। गलती है। समझ में आया आपको? इसीलिए जब हम लोग बोलेंगे कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, सो आई हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्लियर एकदम? यस सर। एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस लेने के बाद वी विल एक्सप्रेस एन, बराबर है कि नहीं? वी विल एक्सप्रेस एन opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। इसका मतलब क्या है कि he will express कि ये जो financial statements are prepared मतलब बनाए गए हैं ना,
इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट? एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ मतलब क्या? ये एफआरएफ मतलब क्या है? दिस इज व्हाट इज द क्राइटेरिया। एफआरएफ मतलब क्या है? क्राइटेरिया। एग्जाम्पल दू क्राइटेरिया का, यही अपना शेड्यूल नंबर कौन सा? 3। बराबर कि नहीं? ये ढांचा है ना, ये स्ट्रक्चर है ना। तो हम बोलेंगे कि हां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके हिसाब से बने गए हैं। बोलो आया ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं कौन हूं? ये विजुअलाइज करो। देखो, यू हैव टू इमेजिन यू आर ऑडिटर। आप क्या कर रहे हो? आपको क्लाइंट आया है, क्लाइंट बोल रहा है आपको काम करना है हमारे लिए। हमने कहा चलो ठीक है। सो व्हाट इज माय रोल? कि आई हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल एश्योरेंस। ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब मैं क्या करूंगा? मतलब आप समझने की कोशिश करो भैया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो ये जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैं ऑडिटर है, तो मेरे को क्या काम करना है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैं इसको देख रहा हूं एंड इसके बारे में मेरे को एक भरोसा मेरे को लेने का है, मेरे को बाद में देने का। पहले मैं लू तो सही, समझा क्या? बाद में फर्स्ट आई हैव टू ऑब्टेन द एश्योरेंस, देन आई कैन गिव द एश्योरेंस ना। बराबर है कि नहीं? सो आई विल फर्स्ट ऑब्टेन द एश्योरेंस अबाउट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नंबर 1। और क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस शेड्यूल 3 के हिसाब से, मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं। ऐसा पहले भरोसा मैं ऑब्टेन करूंगा। समझा क्या? अब मैंने ऑब्टेन करने के बाद फिर क्या करूंगा? फिर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा ना, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। सेकेंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है? देन ही विल डू व्हाट? देन ही विल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर एक रिपोर्ट जारी करेगा वो एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। जो भी उसको इसमें मिला उसके हिसाब से वो रिपोर्ट बना के लोगों को कम्युनिकेट कर देगा, कि बोलेगा कि ये सही है या नहीं। समझा क्या बात को? तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और तुम्हें ऑडिट करने के लिए बुलाया गया है, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए? मैं क्या बोलूंगा? देखो, ऑडिट मतलब किस पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मैं क्या ऑब्टेन करूंगा? रीजनेबल एश्योरेंस दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नंबर 1। बराबर है। नंबर 2 क्या है? दे शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। करेक्ट है? ऐसा भरोसा लिया। अब लेके मैं नहीं बताऊंगा, एसडीओटी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको? क्लियर एकदम? यस। सो यहां पे हम लोग ने क्या सीखा? ऑब्जेक्टिव। एक बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। What are the objectives of auditor in accordance with essay number 200? ये होता है एमसीक्यू में आता वापस से। ये समझा क्या बात को? तो ऐसे वो उसको ब्रेक करके उसके 3 ऑप्शंस बनाएंगे और 4th ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, या ऐसा वो स्टेटमेंट्स में मिक्स एंड मैच करके आपको बोलेंगे कि एग्जैक्टली आपका काम क्या है। समझ में आया? बोलो यस और नो? यस। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? मतलब आप नहीं लिखेंगे, मैं ही लिखूंगा। लिखू क्या मैं? बोलो। सो अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऐसे नंबर कौन सा? 200। बराबर है। एवरीबॉडी, ये कौन है? ये क्या लेगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बराबर है। ये पूरा डेकोरेशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। इसको इसके बारे में क्या ऑब्टेन करना है? रीजनेबल एश्योरेंस में किन बातों के ऊपर एश्योरेंस चाहिए? नंबर 1 बोलो क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर FFMM। एग्जाम में लिख के नहीं आने का, बट अपन अपने लिए ये FFMM बराबर है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नंबर 2 क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड
in accordance with applicable FRF. एक FFMM एंड दूसरा FRF. तो इनके हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FFMM होना चाहिए एंड दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ FRF. करेक्ट है? ऐसा अश्योरेंस उसे मिलने के बाद ये क्या करेगा? स्टोरी समझ में आया आपको? ऐसा ऑब्टेन करने का, फिर ऐसा आगे वो सरकाने का. किसको? रिपोर्ट को. बराबर है? इसके ऊपर वो क्या बनाएगा? ही विल रिपोर्ट. बराबर है? तो ये क्या बनाएगा पहले? हाँ, ध्यान से सुनना. पहले क्या बनाएगा? रिपोर्ट. और रिपोर्ट बना के फिर क्या करेगा? हाँ, अभी कैसा बोला आपने? बराबर. पहले आपने ये नहीं बोला कम्युनिकेट एंड रिपोर्ट. पहले बनेगा रिपोर्ट, फिर करेगा कम्युनिकेट अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड द ऑडिटर फाइंडिंग्स. बराबर है? सही है एकदम? यस सर. तो वो क्या करेगा यहाँ पे? कम्युनिकेट. कम्युनिकेट मतलब क्या? एक एक को फोन लगा के बोलेगा क्या? बोलो रे बच्चों. कम्युनिकेट मतलब क्या? ये यहाँ पे क्या करेगा? ये रिपोर्ट बना के ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा कि जितने भी हमारे ये कौन है मेंबर्स है उनमें आप सर्कुलेट करा दो कि हमारा ओपिनियन ये है करके. समझा क्या बात को? कम्युनिकेट. सो यस, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर. इजी था क्या? मतलब आप समझो मेरी बात को. मैं जो एक चीज में बोलना चाह रहा हूं, ऑडिट को अगर आपको इजी करना है ना, ये प्रोसेस को विजुअलाइज करते जाओ. एंड वेन एवर आई ड्रॉ दिस कैरेक्टर्स ना, you put yourself in the shoes of auditor and feel that you are doing it because actually you are doing it. समझ में आया क्या? तो जब आप उसके स्टेप्स में वॉक करोगे ना, when you actually live that life, तो आपको रिटेन बहुत आसानी से होगा. समझा क्या? तो आपको यहां पे बस क्या करना है? हाँ, मैं ऑडिटर हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा हूं. ये तो अपन ने डिसाइड कर लिया. इसके बारे में देखना ये FFMM होना चाहिए एंड इट शुड बी एज पर FRF. और फिर ये पता चल गया तो मुझे इसके ऊपर मेरे को रिपोर्ट बनाने का और कम्युनिकेट करने का है. समझा क्या बात को? बोलो आया ना? यस सर. अभी जब हम लोग इसको कम्युनिकेट करेंगे, एवरीबॉडी, हम लोग क्या करेंगे बेटे? कम्युनिकेट करेंगे. बहुत अच्छे. तो कम्युनिकेट किसको करेंगे अपन? बहुत अच्छा बोल रहे हो. आप बोलते जाओ ना, बहुत प्यारा बोलते हो यार आप लोग. अब अपने आप को डाउट मत करो. आपको लगता होगा आप गलत बोल रहे हो, बट नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो. बोलो किसको कम्युनिकेट करेंगे? मतलब ये कम्युनिकेट फाइनली किसको मिलेगा? इंटेंडेड यूजर्स को. तो अभी अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? यूजर्स के बारे में. बहुत बढ़िया. सो अभी हम लोग यूजर्स के बारे में आते हैं. अरे आपको इतना मजा आएगा ना. सो अपन बात करेंगे किसके बारे में? यूजर्स के बारे में. बहुत सही. तो यूजर्स कौन कौन? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाओ. चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाओ. अरे मजा ही आ जाएगा आप लोगों को. अभी हाईलाइट करके आपको यूजर्स दिख रहे क्या? द यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऐसा स्टोरी देखो, बुक के सीक्वेंस में नहीं जाना है अपने को. अपने को रियल लाइफ में कैसा स्टोरी होता है उसके सीक्वेंस में चलना है. समझ में आएगा आपको? तो बहुत मजा आएगा आपको. तो अभी यूजर्स कौन कौन है आपने बुक में देख के बोलना है. फर्स्ट कौन है? ठीक है. बाकी अभी इधर ध्यान दो. अभी इन्वेस्टर है. एकदम सिंपल बात बताओ रे, ये इन्वेस्टर काय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा? पैसा लगाने का या नहीं लगाने का उसके लिए. बोलो हाँ या ना. तो क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए बोल दूं क्या मैं कि ये क्यों यूज करेगा? टू इन्वेस्ट मनी इसके डिसीजंस के लिए. आगे आप बुक में भी पढ़ो आप ऐसा. टू मेक व्हाट? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. बराबर है. अब उसके बाद दूसरा जो है वो कौन है रे बाबू? ओके. अब ये शेयर होल्डर्स जो है, अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या ये सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की? कर रखा है. मतलब इनका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है क्या? हाँ, मतलब इनका पैसा लगा हुआ है. क्या बात कर रहे हैं? लगा. तो फिर ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे. भाई इस कंपनी का क्या हो रहा है क्या नहीं ये पता चलना चाहिए ना अपने को.
हाँ, तो इनकी इंटरेस्ट कहां पे है? तो दे वांट टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है क्या? अरे मेरे माई बाप, ये जो है ना एग्जाम में 4-4 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते। समझ में आ रहा है कि आपको? अपन एकदम उसको लॉजिकली स्टडी करेंगे ना कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव है, ये रिपोर्ट देगा, ये रिपोर्ट देगा यूजर को, कौन कौन यूजर, उनका क्या यूज, काम खत्म। समझ में आ रहा है? ऐसा पूरा अपन धीरे 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 पूरा स्टोरी बना के 1 से 11 चैप्टर पूरे लिंक हो जाते हैं अपने। समझा क्या बात को? ऐसा है वो। तो टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन जम गया यहां पे। अब उसके बाद अब इनके अलावा सिर्फ यही है कि और कोई है? नहीं, और कोई है क्या? कौन है? अच्छा, तो कौन है? एक है बैंकर है कि बैंक से? बैंक से, ठीक है, बैंक्स, ठीक है, बैंक्स। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बराबर है। और कोई है क्या? क्रेडिटर वगैरह है क्या? कोई भी नहीं ऐसा? बस इतना ही। हाँ, ये लोग क्या करते रे? नहीं, ये लोग क्या देते? लोन देते ना, ये बराबर है। अब ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, यूज करेंगे। इसकी औकात, इसका हैसियत, इसका पैसा रिपेइंग कैपेसिटी है या नहीं वो देखने के लिए। बोलो यस और नो। तो दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू यूज व्हाट आर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो यस और नो। हाँ, तो उसका रीजन क्या लिखूं? काहे इस्तेमाल करेंगे? टू लेंड मनी। समझ में आया ये वर्ड? और उसका नीचे उनका यूजर एंड उसका यूज। इतना एग्जाम में आप ये वर्ड रहा तो क्या आप उसके बाद उसको स्टेटमेंट में बना के आप लिख सकते हैं क्या? खत्म हो गई ना। समझ में आया क्या बात? यस सर। तो इसमें क्या लिखने का अपने को? टू लेंड मनी, बराबर है कि नहीं? यस सर। अब आगे, अच्छा, अब सरकार का है भाई? गवर्नमेंट, बराबर के नहीं? गवर्नमेंट का है को क्या लिखा है वहां पे? सिर्फ फॉर कलेक्टिंग व्हाट? टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा और प्रॉफिट बराबर है कि नहीं वो डिटरमाइन करेगा ना। ये ऑडिटेड है। अभी तुम तो क्या बोलोगे? सर मैं तो बहुत गरीब हूं, सर मैं खानदानी गरीब हूं, एकदम मेरे बचपन से हम लोग गरीब थे, ऐसा नहीं था कि मैं पहले अमीर थे फिर गरीब हुए, वापस अमीर फिर गरीब, हम खानदानी गरीब है सर, बराबर है कि नहीं? तो गवर्नमेंट बोलेगा झूठ मत बोल, बराबर, हमको मालूम तेरे पास बहुत पैसा है। बोलेगा नहीं सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो ऑडिटर ने ऑडिट करके हमारे गरीबी का प्रमाण पत्र दिया है। समझ में आया? तो गरीबी का प्रमाण पत्र मतलब दिख रहा है कि दे आर इनटू व्हाट? लॉस। फिर गवर्नमेंट बोलेगा हाँ ठीक है जा चल। समझ में आएगा आपको? तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करना नहीं करना तो उसको दिख रहा है कि इट इज ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, ओके चलो इसके ऊपर भरोसा रखो, तो उसके हिसाब से टैक्सेस कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया आपको? यस सर, वेरी गुड। आगे बोलो। अच्छा, ट्रेड यूनियन हमारी मांगे नहीं करेंगे। अभी ये क्या करेंगे? ट्रेड यूनियन क्या करेंगे? वो लोग वेजेस को नेगोशिएट करेंगे, बराबर है कि नहीं? वो सारे इकट्ठा होके बोलेंगे हमारा सैलरी में इंक्रीमेंट करो, वेजेस बढ़ाओ, हमें परक्विजिट्स दो, बेनिफिट्स दो, फलाना ढिमकाना, बराबर है। अकेले इंसान की कोई सुनेगा क्या? नहीं। अब ये क्या हो जाएंगे? सारे आके इधर झगड़ा कर बैठेंगे। बट आप समझने की कोशिश करो, ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग वेजेस, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका कुछ रिलेशन समझ में नहीं आया। आपने तो नारे लगा दिए मांगे पूरी करो, नेगोशिएशन वेजेस पढ़ भी लिया, बट सर इसका रिलेशन क्या है ऑडिट से? आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं लिख लेता हूं, वाओ, नेगोशिएशन ऑफ व्हाट? वेजेस। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि देखो ट्रेड यूनियन, वी कैन नॉट इंक्रीज योर वेजेस बिकॉज ऑलरेडी द कॉस्ट इज टू हाई एंड फर्दर इंक्रीज इन द वेजेस विल पुट द कंपनी इनटू लॉसेस, सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू स्टॉप द स्ट्राइक एंड गो एंड रिज्यूम योर वर्क। बहुत इंग्लिश बोल दिया, बराबर है कि नहीं? तो ट्रेड यूनियन बोल रहे हैं नहीं यू आर लाइंग, तुम्हारा ऐसा झूठ बोलने का हमको बहुत पहले से मालूम, तुम ऐसा हमको पैसा देना नहीं चाहते, ऐसा वैसा। ये बोल रहे भाई यकीन कर ले। तो उनको ट्रेड यूनियन वालों को इस पे यकीन ही नहीं आ रहा, तो अब वो क्या बोल रहे, किसको बुलाएंगे? एंजल को, बराबर, जो कौन है? इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है ना? वो कौन है? इंडिपेंडेंट है। वो
कोई भी किसी के भी दबाव में आके काम करेगा क्या? नहीं। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, किसी के इंस्ट्रक्शंस में नहीं, खुद का इंटरेस्ट है उसको नहीं, इंडिपेंडेंट है भाई। तो वो आके सही मायने में पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑडिट करेगा, चेक करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा और वर्कर्स को सही मायने में जो क्लियर पिक्चर है वो बताएगा कि देखो भाई इतना स्कोप था, इतना स्कोप नहीं है, तुम क्या जिद पकड़ के बैठे हो, ये रिपोर्ट लो और चलते बोलो। समझ में आया आपको? या अगर कहीं स्कोप है नेगोशिएशन का तो वो बोलेगा कि देखो इतना मार्जिन है तो इतना आप हमारा वेजेस तो बढ़ा ही सकते हो। समझ में आ रहा है आपको लोगों को? तो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने में मदद करेगा। अंडरस्टूड? बोलो यस और नो। तो नेगोशिएशन ऑफ वेजेस। उसके बाद लास्ट पॉइंट बचा गया, लास्ट पॉइंट बचा गया। क्या बात है, बेस्ट है। अभी क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनीज। अभी क्या हुआ? इधर लिख रहे हैं अपन इंश्योरेंस कंपनीज। ये इंश्योरेंस कंपनीज काहे यूज करेंगे रे बेटा? सेटल क्लेम्स अगेंस्ट व्हाट? लॉसेस या ऐसा क्लेम्स के लिए। बोलो यस। तो क्या लिखा वहां पे? इधर लिखा है ना क्लेम्स। हाँ, क्लेम्स को सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स के लिए यूज करते हैं ना लोग, बराबर है कि नहीं? तो इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत काम में आते हैं। समझ रहे बात को? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितना स्टॉक था। देखो आप क्या बोलोगे, हमारा स्टॉक में ना जैसे फॉर एग्जांपल नीचे बुक स्टोर में आग लग गई, बराबर है, अब उसका इंश्योरेंस करके रखा है हमने, बराबर है, तो हमने क्या बोल दिया, नहीं हमारे 5,000 बुक्स थे, इंश्योरेंस कवर दो। अब भाई सही में कितने बुक्स का स्टॉक था कितना नहीं, तो ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टॉक इन हैंड का पोजीशन जाता है ना, एंड दैट इज ऑडिटेड ना, क्योंकि ऑडिटर ने स्वयं खुद से अपने आंखों से उसने क्या करा है, उसको देखा है, वेरीफाई किया और इन्वेंट्री काउंट लिया है उसने, बराबर है कि नहीं? तो झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा उसमें रिकंसिलिएशन करके जिस दिन पे काउंट हुआ, फिर उसका सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, उसके हिसाब से क्या वो स्टॉक का पोजीशन एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या? यस। तो क्लेम सेटलमेंट करने में मदद हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या समझ में आता है? बोलो बच्चों कि ये यूजर्स, बोलो बोलो, ये यूजर्स और उनका यूज, क्या ये आपको समझ में आया क्या? मतलब कितना इजी है। आपको बस क्या करना है, एग्जाम में आपको बस सोचना है कि कौन कौन उपभोक्ता है, उनका यूज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो बताओ कौन कौन यूजर है? सबसे पहले कंपनी चलाने के लिए पैसा लगाने वाले लोग, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बाद में बन जाएंगे, फिर उसके बाद तो ये जो हो गए, मेरी बात सुनो, ये जो हो गए ये आपको पैसा देने वाले लोग हो गए। फिर आया गवर्नमेंट जो आपसे पैसा, फिर उसके बाद जो आपसे बाहर के जो लोग हैं, जो जिनसे अपने को दिमाग लगाना पड़ रहा है, वो कौन है? ट्रेड यूनियन एंड इंश्योरेंस कंपनी। खत्म। तो वो ध्यान कैसे रखना है अपने को? एक जो अपने को पैसा देंगे, एक जो अपने से पैसा लेंगे, और जिनसे अपने को झगड़ा करना है। समझ में आएगा आपको? समझा गया? इतना इजी है। तो यूजर कौन कौन हो गए बताओ? और इसी को क्यूमुलेटिवली, जो ये यूजर्स है ना, इसी को क्यूमुलेटिवली लॉ की दुनिया में इसको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। तो हम लोग काम, तो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर अलग अलग होता है। हाँ, तो स्टेक होल्डर फिर ये सब मिलके, स्टेक होल्डर मतलब हु आर फाइनेंशियली इंटरेस्ट इन दी एंटिटी आर कॉल्ड एज व्हाट? द स्टेक होल्डर्स। ऐसा जैसे तुम भी एसपीसी के स्टेक होल्डर हो गया, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड ना कि व्हाट हैपेंस विद द कंपनी, बराबर, यू आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड, सो यू ऑल्सो बिकम द स्टेक होल्डर्स। ऐसा क्लियर है एकदम? यस। तो यूजर बता दो और उसके यूज बता दो बिना बुक में देख के। बोलो बोलो अच्छे से। इन्वेस्टर, बैंकर, नहीं शेयर होल्डर, बैंकर, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, इंश्योरेंस कंपनीज। तो इनका यूज आपको पता है क्या? मैं कुछ भी पूछूं आप कुछ भी जवाब देंगे? ऐसा यस नहीं बोलने का, सही सही जवाब देने का। नहीं तुम कुछ भी पूछोगे हम कुछ भी जवाब देंगे। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, आप सही सही जवाब देंगे। ओके। इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गया भाई? सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। ओके। ट्रेड यूनियन, नेगोशिएशन ऑफ वेजेस। इन्वेस्टर, इन्वेस्ट द मनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, शेयर होल्डर, बोलो बोलो, फाइनेंशियल
पोजीशन, पक्का। तो ऐसे अलग अलग क्या है, उपभोक्ता है और उनका ये अलग अलग यूज है। क्या ये आपको समझ में आया क्या? आपने बुक में भी पढ़ लिया क्या उसको? लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। आपको समझ में आया कि अगर आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि हु आर द यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कैन यू राइट? यू गेट कंप्लीट फुल 4 मार्क्स, मतलब क्योंकि सब कंटेंट है ना आपका। आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट अगर पूछा जाए तो ऐसे नंबर कौन सा है, ये भी याद है आपको। और ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर 1 वी हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्या? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आगे कैरेक्टरिस्टिक ऐड करने का, फिलर, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, बराबर। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRF मतलब। और फिर क्या करेंगे? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द एसेस। क्लियर है एकदम? बोलो हाँ या ना? क्लियर है एकदम? सर किसी कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट देखनी हो तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब देखो, ऐसे आपको एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करना है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी का आप क्या करेंगे? एनुअल रिपोर्ट, जैसे रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट है और उसमें बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले आपको ऐसा ऑडिट रिपोर्ट आपको दिख जाएगा आपको। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे भी, ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनता है, किस तरीके से हमने बनाना है, इसकी लैंग्वेज कैसे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा, दिस इज द ब्रेड एंड बटर, कि अपन ने ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है। बट ध्यान से सुनना, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाने के लिए पहले ऑडिट कैसा होता है ये समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी उसके बाद हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। हमारे पास बकायदा इसके लिए एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जो बात करता है अबाउट व्हाट? ऑडिट रिपोर्ट। समझा? तो वो हम लोग उसके अंदर सीखेंगे एंड मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ये वर्ड्स है, ऐसा हम लोग इसका मतलब है। क्लियर है एकदम? सो कोई टेंशन नहीं है। पहले हम लोग बेसिक ऑडिट का ABCD सीख लेंगे। साउंड्स गुड? यस सर, ओके। अभी क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके, बिल्कुल सही। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं। एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे क्या? है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा कि ओके आपने भी पढ़ लिया, आपने आंसर्स दिए, और ऐसी बातों बातों में चीजें आपको रिटेन हो जाएगी। आई डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर यू टू रिटेन। यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू रिटेन ऑटोमेटिकली। ठीक है? बोलो नंबर 1, B8 इन्वेस्टर्स। और अब आपको वो बुक का एक फीचर दिख रहा है आपको, उधर अपन ने वर्ड्स रेड में हाईलाइट करे हुए, बराबर है कि नहीं? तो रेड ये जो कलर होता है ना, इट इज व्हाट द कलर विच इज व्हाट हाईलाइटेड फर्स्ट। वो एक ऐसा कलर होता है जो सबसे पहले नजर वहां पे जाती है। आप बुक में आपने ब्लू कलर ये वो इधर उधर देखा होगा आपने, बट सबसे पहले नजर कहां जा रही है आपकी? इसीलिए तो स्टॉप, डेंजर, बराबर, ये हजार्डस, ये सब इसके ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड, बिकॉज दैट इज व्हाट इजीली आइडेंटिफाइड। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता है, इन्वेस्टर पढ़ लिया, आपको दिमाग में टिंग हो गया कि बाबा इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग, शेयर होल्डर फाइनेंशियल पोजीशन, बैंक्स टू लेंड फंड्स टू क्रेडिट वर्दी, गवर्नमेंट कलेक्टिंग टैक्सेस, बराबर। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन नेगोशिएटिंग फॉर बेटर वेजेस, इंश्योरेंस कंपनी सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम्स बाय फायर और अदर डिजास्टर्स। डन है? समझ में आया आपको? तो आपने अंडरलाइन भी करना है जो मैंने किया वो। नहीं सर हमने तो पहले ही कर लिया बहुत कुछ, पूरा ही वापस है। मैंने क्या बोला? सबर करो। मैंने बोला अंडरलाइन करो ना? है ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया, सही है एकदम। Shall we proceed? बोलो यस सर। नाउ अभी क्या हुआ? इन सारी बातों से हमने एक बात तो ये सीख ली कि देख भाई ऑडिटर, तेरे ऊपर बहुत सारे यूजर्स डिपेंडेंट हैं, तो तूने बिल्कुल भी काम जो है वो गलत तरीके से करना नहीं है। बोलो हाँ या ना? करेक्ट है एकदम? यस सर। तो इसीलिए
अब इस ऑडिटर ने यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दे शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। इसके ऊपर और एक क्या जिम्मेदारी आती है? ये जो ऑडिटर है इसके ऊपर और एक जिम्मेदारी आती है दोस्तों, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तू रीजनेबल एश्योरेंस तो ले, बट उसमें यह ध्यान में रखना चाहिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should not mislead anybody। मतलब क्या है कि किसी को गलत डिसीजन लेने पे मजबूर ना करे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तुमने ये खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे काम के ऊपर न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग जो यूजर्स है, अब तो समझ में आ गया ना, यूजर एक ऐसी प्रजाति है जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा रख के अपने डिसीजंस ले रहे हैं, अपने जीवन की मेहनत की जमा पूंजी वो उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। हमने कहा ठीक है सर, तो हाउ आर वी सपोज टू अचीव दिस फीट? ये हम कैसे अचीव करें? इसके लिए भी और एक क्वेश्चन है। फिर समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? स्टोरी बना रहा हूं, समझा क्या? तो पहले हम आए, आज अगर आप आए, आप कौन हो? तो सबसे पहले आपको ज्ञान मिला, भाई तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा रीजनेबल एश्योरेंस लेने का और रिपोर्ट बना के कम्युनिकेट करने का। हमने कहा वेरी गुड। किसको कम्युनिकेट करेगा? मैं बोलूंगा ये देखो यूजर्स है, ये यूज करते हैं। तो फिर वो बोल रहा बहुत अच्छा, बट फिर तूने ध्यान क्या रखना चाहिए कि यही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जिसका रिपोर्ट तू दे रहा है ना, ये इन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए, इन्हें मिसलीड नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ बहुत सही बोल रहे हो, कैसे अचीव करूंगा मैं ये? अब उसका ज्ञान दे रहे आपको, समझा क्या? इमेजिन देयर इज सम इनविजिबल पर्सन जो है आपको ज्ञान की गंगा बहा रहा है आपके लिए। अब मैं ही हूं, मतलब वो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं आप बन रहा हूं और वो व्यक्ति इनविजिबल पर्सन है। तो अभी वो मुझे क्या बोला कि देख तूने रिपोर्ट देना चाहिए। मैंने कहा ओके, किसे देगा? बोलेगा यूजर से। देखो वो क्या क्या यूज करते हैं वो बताएगा। तो उसमें फिर मेरे को क्या बोला, फिर देख अर्शद ये तेरे ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तूने ये खास ध्यान देना चाहिए कि दैट जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तू रिपोर्ट दे रहा है दे शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। मैंने कहा बहुत बहुत सही बोल रहे हो आप। तो मैंने ये कैसे अचीव करना चाहिए कि ये प्रूव करने के लिए कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग एनीबडी, हाउ शुड आई डू दिस? तो वो कहता है सुनो, अभी क्या हम लोग चालू कर सकते हैं क्या आगे? अभी उसके अंदर कितने पॉइंट्स है मजाक मजाक में? 6। ऐसे ही ऑडिट भर भर के पॉइंट्स है। आगे तो क्वेश्चंस आएंगे तो एक एक क्वेश्चन में 20 पॉइंट, 21 पॉइंट, 16 पॉइंट, और आपको सब लिख के आने पड़ेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ फैक्ट है वो। तो इसीलिए अभी आप आइए, अरे बहुत मजा आएगा आपको। आज आपको सही मायने में डेमो खेलना है तो आज खेलो, मजा आएगा एकदम। सो अपना फोकस कहां है कि डेमो नहीं रे, फोकस क्या है अपना कि दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे? तो नंबर 1 ये जो है ये क्या है अपने अकाउंट्स। बोलो आया ना? तो सबसे पहले ये अकाउंट्स जो है वो बोलता है दिस अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज। समझा गया? मतलब आप कोई भी अकाउंट्स बना रहे हो ना, तो ये अकाउंट्स कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? एंट्रीज। तो आप भी तो एंट्रीज मतलब बचपन में पास करे कि नहीं करे? कैसे अकाउंट्स कैसे बनते हैं? अकाउंट्स कैसे बनते हैं? पहले देयर इज अ ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का देयर इज अ जर्नल एंट्री, देन देयर इज अ लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वॉट एवर अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, अरे बोलो भैया, whatever accounts are prepared they should be prepared based on what? Entries। बराबर है कि नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट अपना खत्म हुआ क्या? देखो वेरी इजी, दिख रहा है क्या आपको? द अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन
एंट्रीज। अब तूने मारी एंट्रिया, नहीं, सो ये जो एंट्रीज तुमने जो पास करी, बराबर है कि नहीं, तो ये जो एंट्री पास करी, इट शुड बी सपोर्टेड विथ व्हाट? एविडेंस। समझा क्या बात को? मतलब तुमने कोई भी ऐसी झूठी एंट्रीज नहीं, एक तो अकाउंट्स बने एंट्रीज के बेसिस पे, बट हर एक उस एंट्री की क्या होनी चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। लॉजिकल है? मैंने कहा ना, ऐसा स्टोरी है ये। बस इसका अपना यूएसपी क्या है, उसको जब एक फ्लो में पढ़ते, एक चार्ट बना के पढ़ते हैं ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली मस्त समझ में आ जाती है। सो क्या कहेंगे यहां पे? इट शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। बोलो रे बच्चों। और अपन ने वो अश्योरेंस एंगेजमेंट में यही बोला था ना कि जब इवैल्यूएट करेंगे तो वी विल ऑब्टेन व्हाट? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब क्या है कि हर जो एंट्री आपने पास करी है, उस एंट्री के पीछे क्या होना चाहिए? सबूत होना चाहिए। जैसे आप सिंपल एग्जांपल, अगर मैं देख रहा हूं कि हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस बुक किया है, तो उसके लिए एविडेंस क्या चाहिए? टेलीफोन बिल। समझ में आया क्या आपको? अगर आपने रेंट का पेमेंट किया है, तो उसके लिए एविडेंस क्या चाहिए? रेंट अग्रीमेंट। बोलो यस और नो। अगर आपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे किया है, तो एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग लेटर, उसका सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी कितना है, वो अपन ने देखना चाहिए। उसके ऊपर उसका अग्रीड सैलरी लिखा होगा ना। तो हर एक जो एंट्री आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स में जो की जा रही है, उसके पीछे एक सबूत होना चाहिए, एक बेसिस होना चाहिए, एक बुनियाद होनी चाहिए। बराबर है कि नहीं? अदरवाइज क्या होगा? इट विल बी जस्ट द फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर। लाइक आई सेड यस्टरडे, पापा ने बताया मम्मी को सैलरी दी है, माय मॉम डजंट वर्क, मॉम का अपॉइंटमेंट लेटर तक नहीं, तो इट इज व्हाट? इट इज अ फेक ट्रांजैक्शन, इट इज अ फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन। बराबर है कि नहीं? सो व्हाट एवर एंट्री इज बीइंग मेड, it should be supported with what? Sufficient appropriate audit evidence। समझा क्या बात को? फिर उसके बाद वो क्या कहता है? सिर्फ यही नहीं, वो कहता है सबूत तो होना ही चाहिए, बट उसी के साथ साथ जो चीज आपने रिकॉर्ड करनी चाहिए वास्तविक में, वो चीज रिकॉर्ड भी होनी चाहिए। अर्थात देयर शुड बी नो ओमिशन। मतलब तुम ये भी ध्यान में रखना कि कुछ जानकारी अगर छूट गई है तो वो भी गलती है, और वो जानकारी अगर छूटी गई है तो वो भी यूजर्स को मिसलीड कर सकती है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए आपने फोकस करना है इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑडिटर ने फोकस करना चाहिए कि ना कुछ झूठा ना कुछ छूटा। क्या बोला है मैंने? समझा गया आपको? अपन ने फोकस कहां रखना चाहिए? वेरी सिंपल, ना कुछ झूठा ना कुछ छूटा। अब झूठा मतलब भाई जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका सबूत है, मतलब इट इज नॉट झूठा। एंड नो ओमिशन मतलब ना कुछ छूटा। वेरी गुड। तो जो भी अकाउंट्स बन रहे हैं वो अकाउंट्स बनने चाहिए किसके बेसिस पे? एंट्री के बेसिस पे। और वो एंट्री का होना चाहिए क्या? सबूत। और वो एंट्री कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए। अरे मतलब जो अपन बोलते हैं ना, एरर ऑफ ओमिशन नहीं होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? ऑल द ट्रांजैक्शंस विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड शुड हैव एक्चुअली बीन रिकॉर्डेड। जो चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में आपने क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए। अभी सर ऐसा कब होगा नो ओमिशन वाला? सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो फॉर इंस्टेंस, एकदम ध्यान से सुनना, अब आप लोगों ने एडमिशन लिया, बराबर है कि नहीं? तो आप लोगों ने एडमिशन लिया, बेसिक प्लस जीएसटी भर के आपने फीस भर दी, बराबर है? मान लो आपने कैश में पैसा भरा, कैश तो अलाउ करते नहीं अपन, वो बात अलग है, ठीक है ना? बट मान के चलो अब आप एसपीजी का पूरा रेवेन्यू 100% इज इन वाइट, बराबर? वी पे टैक्सेस इन फुल। हाँ सही में, नो रिस्क एट ऑल। भाई कौन लेगा रिस्क? तो वी पे टैक्सेस, वी पे टैक्सेस 100% इन फुल। जस्ट अज्यूम करो कि मान लो कैश में आपसे फीस लिया, तो आपसे कैश में अगर फीस लिया तो हो सकता है कि मैं उसको बुक्स में दिखाऊं ही नहीं। तो इसके फायदे क्या क्या होंगे मुझे बताओ? अगर 10,000 की फीस, 1800 रुपए जीएसटी, 11,800 आपसे लिए, कितना पैसा बचेगा मालूम मेरा?
1800 रुपए तो जीएसटी मेरे को सरकार को दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने एंट्री बताई नहीं। समझा क्या बात को? तो आई विल नॉट पे इट टू द गवर्नमेंट, बट आई विल कलेक्ट इट फ्रॉम यू। एंड 30% टैक्स, इनकम टैक्स आई विल सेव। तो दैट इज 3000 रुपीज पर स्टूडेंट। सो टोटल 4800 तो मेरा जो मुझे सरकार को देने थे। मतलब मैं, आप समझ रहे क्या बात को, कि मैं अगर आपसे 11800 लेता हूं तो सरकार के कितने मजे है? सरकार 4800 से यूं ही हमसे ले रहा है। इफ आई टेक 11,800 फ्रॉम यू, गवर्नमेंट इज टेकिंग 4,800 डायरेक्टली फ्रॉम मी, because I am teaching, he is taking income tax from me, you are studying, from you they are taking GST. Nonsense. तो मेरा हाथ में बचता है 7,000 रुपए, बट प्लस 4,800 और बच जाएगा। कितना मजा आ जाएगा कि नहीं? तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं वो इनकम रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। सो इनकम रिकॉर्ड नहीं करना मतलब इसे क्या कहते हैं अपन? ओमिशन। तो हमने ये भी देखना है कि इसमें कुछ भी चीजें छूटी नहीं है। समझ में आएगा आपको? पक्का एकदम? यस सर। 3 पॉइंट हो गए क्या आपने? आप बुक में पढ़ रहे हो ना? आपने बुक में रहना है, तो ऐसे ही अपन पढ़ेंगे इसको, तो आपको बहुत मजा आएगा कि सर पढ़ रहे, पढ़ा रहे हैं, हम लोग बुक में रीड कर रहे हैं, एंड पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बहुत बढ़िया से कनेक्ट हो रहा है, एंड आपको चीजें रिटेन भी हो जाएगी। समझ आया तो रिटर्न हुआ, समझ नहीं आया तो कभी भी रिटर्न नहीं होगा, कुछ भी कर लो। क्लियर है एकदम? यस। ओके, अब इस अकाउंट्स के अंदर अभी दूसरी बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो अगले 2 पॉइंट्स पे, वाओ, अगले 2 पॉइंट्स पे आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन। देखो ना, इंफॉर्मेशन अगले 2 पॉइंट में, एक ही नहीं है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको? नहीं मिल रहा है? कोई बात नहीं। इंफॉर्मेशन नंबर 1, अपन क्या कहते हैं? ये जो इंफॉर्मेशन है, इट शुड बी व्हाट? क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस। स्पेलिंग बोलो, GUOUS। सही लिखा क्या मैंने? हाँ, क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस। अनएम्बिग्युअस का मतलब क्या है? उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस नहीं निकलने चाहिए। इट शुड बी एज इंटेंडेड, जो है वो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 20%, अपन इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में दे देंगे दैट आर रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 20%। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन, बट इट इज नॉट क्लियर। इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए ये ओपन है। यूजर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैं आपको बोलूंगा मैं रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%। अरे सर, एज कंपेयर टू व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, बराबर है, प्राइसेस क्या है, क्या, वो इंफॉर्मेशन चाहिए ना मेरे को। सो इससे क्या हो जाता है ना कि अपने को क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो इसके वजह से यूजर्स कैन बी व्हाट? मिसलेड। समझा क्या बात को? इसके वजह से यूजर्स, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो जो मैं बोल रहा हूं ना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब यह नहीं होता है कि कंपनी का कुछ बताऊं मैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑडिट में इसका मतलब यह होता है कि रियल लाइफ में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कैसे होता है वो। और जैसे मैंने कल बोला, आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, यू शुड बी कंटिन्यूअसली स्क्रिबलिंग इन द नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, सर ने बोला रेवेन्यू 20%, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ऐसा बोला ना मैंने अभी। तो यह आपका फर्ज बनता है कि आपने ये चीजें नोट करते जाना है। ऐसा करोगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में, क्योंकि आज आपने सुना, समझा, आपको अच्छा लगेगा। घर जाके आप भूल जाओगे। घर क्या, यहां से बाहर निकलोगे, या बाहर निकलो छोड़ो, पेज टर्न करेंगे, आप भूल जाएंगे सर ने क्या बोला। फॉर एवरी एग्जाम्पल आई से, फॉर एवरी वर्ड आपने लिखना है। मैं डिक्टेट करते नहीं बैठूंगा। मेरा काम है हर एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर बहुत बहुत सारा डिस्कशन करना, और आपका काम है उसको फिल्टर आउट करके आपने उसको नोट करना। इसी से थ्योरी सब्जेक्ट में आप जिंदा रह सकते हो क्लास में। नहीं तो आपको सही में बता रहा हूं, आप बोलोगे भाई ये बहुत बोलता है, हम इतना सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, बिकॉज यू आर,
देखो, यू आर ह्यूमन बींग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रॉम मॉर्निंग 7:30 टिल इवनिंग यू आर स्टडिंग. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज impossible for the human mind at the very day end to have the same efficiency as it is in the morning. I understand that. तो इसलिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है आपको? I am making story. I am writing everything that I am speaking. मैंने पहले भी बोला था, ये मेरी हैबिट है. थ्योरी पढ़ाना मतलब हर चीज को लिखना, ताकि बच्चा एटलीस्ट वो सुनने के मूड में नहीं है ना, ऊपर देख लिया, हाँ भाई कुछ तो चल रहा है, ये यही चल रहा है मैं. बट इसमें यदि आपको और थोड़ा एक एक्स फैक्टर लेके आना है, कीप ऑन राइटिंग. नॉट द चार्ट विच आई एम मेकिंग. दिस चार्ट आई विल मेक यू राइट आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स आर ओवर, बराबर, सो दैट यू विल गेट अ ब्रीदर स्पेस. सांस लेने का मौका मिलेगा. भाई रुक गया, हाँ आई अंडरस्टैंड. बट एट द सेम टाइम जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया ना, जिस चीज के लिए, अभी जैसे आपने वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस का मैंने एग्जाम्पल दिया, रेंट का रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए, टेलीफोन का, आपने वो लिखना है दोस्त. अभी आपको वो सुन के अच्छा लगा. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसी को बोलते हैं कि रियल लाइफ में क्लाइंट प्लेस पे व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट, व्हाट ऑल थिंग्स यू विल चेक. क्योंकि यहां से देखो, आपको यहां से उठाया जाएगा, आपको किसी ऑफिस में पटका जाएगा और आपको बोलेंगे चल ऑडिट पे लग. मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना. आपको ऑफिस में पटक दिया जाएगा और बोलेंगे चल ऑडिट कर. तुम उधर ऐसा है ना, ब्लैंक नहीं रह सकते भाई, हमको थोड़ी मालूम कैसा करने का है. तुमको बोलेंगे करना है तो करना है, तो दूसरी जगह ट्रांसफर ले ले. क्योंकि 2 साल के आर्टिकलशिप में वो 1 साल आपको ट्रेनिंग करने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. वो बोलेगा तेरे को आ रहा तो कर, नहीं तो तू चल, बहुत सारा क्राउड है जो अभी इंटर में पास हो रहा है और वैकेंसीज कम है. और आपकी जिंदगी जो डेंजर करने के लिए हर 4 महीने में अटेम्प्ट है. मतलब सोचो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर अटेम्प्ट में उनको लॉट हर 3 महीने में 4 महीने में मिलेगा. तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी उतनी अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे. तो ये सब चीजें आप एक्सपेक्ट मत करो कि वहां जाके आपको कोई सिखाएगा और ले ले बेटा ऐसा कर वैसा कर ना. ये सब क्लास में आपको ये पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, इमेजिन करना है, सोचना है, समझना है, एंड फिर आपको ये एग्जाम्पल्स लिखना है. समझ में आया? You have to feel that you are in a office. This is not a classroom. देखो, हर एक लेक्चर में don't assume this as a classroom. You change the classroom in your mind. If you are studying financial management, बराबर है कि नहीं, it should be a stock market. You are in a, वो क्या बोलते हैं उसको, वो पहले के जमाने में होता था ना ऐसे, वो फ्लोर ट्रेडिंग ऐसा. तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. व्हेन यू आर इन एसएम का क्लास, यू आर इन अ बोर्ड रूम. जब आप एसएम पढ़ते हो तो आपने कौन से क्लास में, कौन से किस में बैठे हो आप? बोर्ड रूम. एंड यू शुड थिंक लाइक दैट कि यू आर द वन हु इज टेकिंग डिसीजंस. व्हेन यू आर इन कॉस्टिंग, यू आर ऑन अ प्रोडक्शन फ्लोर. यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर इन अ स्टोर रूम. You think that. And when you are in audit class, you think that you are at a client's place, checking all these things. जब आप ये चीजें सिनारियोस बनाओगे ना माइंड में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको इतना, देखो सबसे बड़ा पावर ह्यूमन के पास है, वो ह्यूमन माइंड है. आप बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यार मेरी जिंदगी बहुत खराब है यार, मैं कहाँ गया सीए में यार, क्यों आ गया, कौन से दोस्त ने बोला था आज घर जाके मारेगा उसको, मैं ये सोचने से अच्छा अगर आप ये चीजें विजुअलाइज करो, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा. ट्राई करके देखना. यस. तो ये सब कहां लिखना है आपने? आपके बुक में. पेंसिल से लिखना है क्या? नहीं, पेन से लिखना है. जगह कम पड़े स्टिक नोट लगाओ. समझा क्या बात को? बुक पूरा देखो, बुक यही अटेम्प्ट में यूज करना है, अगले अटेम्प्ट में यूज करना है. कचरा करो बुक के अंदर, बराबर के नहीं? पूरा नोटिंग से भरा हुआ बुक होना चाहिए. आई बात समझ में? यस. सो हम लोग कहां थे? इंफॉर्मेशन शुड बी व्हाट? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. बराबर. क्लियर एंड व्हाट? अनएम्बिगुअस. मतलब एग्जाम्पल क्या दिया सर ने? हमने एग्जाम्पल क्या दिया कि आपको बस बोला गया रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%. इज दिस इंफॉर्मेशन क्लियर? इज इट ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस? देयर इज एम्बिग्विटी ना, तो देयर शुड बी क्लियर इंफॉर्मेशन. बराबर. देयर शुड बी नो अनएम्बिग्विटी.
समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%, सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड. व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस? रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय व्हाट, फॉर व्हाट रीजंस, इन विच प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है? तो यूजर को समझ में नहीं आ रहा ना भैया, यूजर इज नॉट हैविंग क्लियर इंफॉर्मेशन, तो वो तो बस बोलेगा 20% से एज कंपेयर टू लास्ट वीक. उसको लग रहा भाई लास्ट ईयर से ना इस साल 20% से रेवेन्यू बढ़ा, और इसने क्या बोला 20% एज कंपेयर टू लास्ट वीक. फिर ये मजा नहीं आया ना. तो इसीलिए ऑडिटर ने चेक करना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. एम्बिग्विटी मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, अनएम्बिगुअस मतलब जो मीन करते हो वही कहो. समझा क्या? बोलो आया ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड, ऐसा आपने को रिपोर्ट करने का है. उधर लिखा जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अंडर मेंटेनेंस. अरे व्हाट इज दिस अंडर मेंटेनेंस? तो बोलना प्रॉपर मेंटेन किया या नहीं किया है. अंडर मेंटेनेंस इज व्हाट? अरे अच्छा है या नहीं है कुछ तो बोल. ऐसा बीच में का डिप्लोमेटिक वे आउट नहीं निकालने का. आया क्या बात समझ में? बोलो आया ना? यस. एंड उसके बाद जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन है ये कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड. इट शुड बी व्हाट? प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड. जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे हम लोग ये रिलायंस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो हम लोग जैसे ये बैलेंस शीट में अपन देखते हैं, फिर ये नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस. और अब आपको दिखेगा यहां से कि आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स दिख रहा है यहां पे आपको. तो हर एक चीजें इट इज व्हाट? प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब्ड एज वेल एज क्लासिफाइड. जैसे कि आप बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, हाउ हैव यू क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट, इसका रीजन आपको दिया हुआ है. कैसे, ऑन व्हाट बेसिस आप करंट और नॉन करंट बोल रहे हो, तो उसका आपको यहां पे आपको दिख रहा है क्या ये? तो ऐसा होना चाहिए, ये हमने देखना चाहिए कि जिससे कि यूजर गुमराह ना हो. समझ में आ रहा है आपको? ऑल द थिंग्स शुड बी व्हाट? प्रॉपरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड व्हाट? क्लासिफाइड. देखो द डेप्रिसिएशन, आपने उसको कैसे, उसको यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमाइन किया, बराबर है? ऑन व्हाट बेसिस, उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करो. समझ में आ रहा है? क्लासिफाई करो. फिर उसके बाद आप डिस्क्लोजर की अगर बात करें, यहां पे ये हो गया बेसिस फॉर प्रिपरेशन का. फिर यहां पे आप देख रहे हो कि मैं आपको बताता हूं और अच्छा वाला एकदम मस्त दिखाता हूं आपको जिससे मजा आ जाएगा. डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड दिख रहा है. सब्सिडरी कंपनीज में हमने कहा कितना कितना, ये रिलायंस की सब्सिडरी है ये, तो उन्होंने अनकोटेड फुल्ली पेड अप शेयर ऐसा पूरा लिस्ट दिया है. प्रेफरेंस में कहां पैसा लगा है. तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन. समझा क्या बात को? तो तब जाके यूजर को सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक रे बाबा. तुम ऐसा सोचो कि आज तुम रिलायंस, टाटा, महिंद्रा ऐसे बड़ा सोचो, इनके कंपनीज में यू आर स्टेपिंग एंड डूइंग द ऑडिट. तुम उनका ऑडिट कर रहे हो, तो तुम्हें ये बातें देखनी है. तुम वहां जाके बोलोगे कि बताओ तुम्हारे ये सब बराबर से बताया कि नहीं, ये तुम्हें चेक करना है. गेटिंग माय पॉइंट? तभी आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे इस काम के. मिलते हैं क्या सर करोड़ों रुपए? हाँ मिलते हैं. ठीक है ना? सही है एकदम. और ये सब देखने के बाद फाइनली बच्चा, ये सब चेक करने के बाद अपन ने क्या बोलना चाहिए? वेदर दे गिव व्हाट? ट्रू एंड फेयर व्यू. डन है. वेदर दे गिव व्हाट? ट्रू एंड फेयर व्यू. समझ में आएगा आपको? सो क्या आपने सारे पॉइंट कवर हो गए क्या? अब एक बार चार्ट में देख के अपन बोलेंगे, फिर अपन बुक में से वापस मेरे साथ आप रीड करेंगे, मैच करेंगे, तीसरा क्वेश्चन दिन का खत्म. सीक्वेंस में पढ़ाना कैसे होता है कि भाई आप पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लिंक में लेके आओ, और वो लिंक करते 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 ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स भी आप सीखो.
समझ में आया? सो यू आर हियर लिसनिंग अ स्टोरी बेसिकली. What the way I'll be teaching you ना, you will be listening a story. एक वॉक थ्रू सुनाऊंगा मैं आपको कि कैसे होता है, और उसमें हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करते जाएंगे. तो हमारी स्टोरी कैसी थी? शुरुआत में हम लोग को पहले ज्ञान दिया गया कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कहां कहां कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं. मैंने कहा ओके स्टैंडर्ड ऐसे लगते हैं. अब आगे जा रहा हूं, मेरे को क्या करना है? ऑडिट. तो मेरे को क्या सिखाया गया? ऑडिट का डेफिनेशन. ऑडिट का डेफिनेशन देके वो क्या बोला? देना है ओपिनियन. वो लास्ट में आया ना ओपिनियन. फिर ओपिनियन मतलब ट्रू एंड फेयर. फेयर मतलब क्या देना है? रीजनेबल अश्योरेंस. तो उसी से मैंने सीखा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. आई हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस. देन कम्युनिकेट एंड रिपोर्ट. बराबर किसको रिपोर्ट करना है? यूजर को. यूजर का लिस्ट देखा और उनको यूज देखा, और बहुत सारा यूजेज है इनके, तो इट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी. तो उसके लिए क्या करने का? लिस्ट. समझ में आएगा आपको? एंड जब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, कैप्सूल बनाएंगे इसका, दिस विल बी द मैनर. बोलो क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी. बराबर है कि नहीं? एकदम यस सर. तो क्या क्या पॉइंट देखना है? नंबर 1 अकाउंट्स. स्क्रीन पे देख के बोलो. अकाउंट्स है ना, सिर्फ एंट्रीज थोड़ी है. अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज. These entries should be supported by a sufficient appropriate evidence. There should be information should be clear and unambiguous. All the information should be properly disclosed, described and classified. Correct है एकदम? Yes sir. And last में it should give. अब क्या करेंगे? इसको टेक्निकल वर्ड्स का तड़का मारेंगे इसको. बराबर है कि नहीं? एकदम. सो कहां है ये अपना क्वेश्चन? पेज नंबर 1.2. बोलो यस. इन डूइंग सो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट मिसलीड एनीबॉडी. नंबर 1, एवरीबॉडी, इट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी. अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Okay. Then the entry should be supported by sufficient and appropriate evidence. लिख के आ सकते हैं क्या अपन ऐसा इंग्लिश में? है ना? कोई चैलेंज नहीं ना इसमें? None of the entries has been omitted in the process of compilation. आपने वहां पे लिखा ना कुछ झूठा लिखा है? सब नहीं लिखा आपने. लिखो ना, इतना अच्छा मैंने वो वर्ड बनाया, इतना भारी. ना कुछ झूठा. यस. क्या हो रहा भैया? क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है? चूना. सपना टूटा. कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दिल भी टूट जाएगा. ओके. देन द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी व्हाट? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. मजा आ रहा है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो अमाउंट्स है, बराबर है कि नहीं? बस 15 मिनट में ब्रेक होने वाला है ना. कल अपनी बात हुई ना कि 6 o'clock आई गिव यू 10 minutes का ब्रेक. अरे आई रिमेंबर बाबा, कल बात हुआ क्या नहीं? अपन ने 6 o'clock तक इज्जत में पढ़ने का, फिर 10 minutes का ब्रेक, वहां से आगे फिर कंटिन्यू करने का आफ्टर योर चार्ज अप. है कि नहीं? और देखो मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया आपको, आई रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट एंटायर डे यू आर सिटिंग एंड स्टडिंग एंड यू गेट टायर्ड. बराबर है? बट आप देखो, आप बोलोगे छुट्टी, आप बोलोगे ब्रेक या ऐसे. मैंने आपको बताना कितना सिलेबस है. एंड यू टेल मी, बी रैशनल, कि अगर मैं मस्ती मजाक टाइम पास में अगर मैं ये लेक्चर आपका 2-2.5 घंटे में आपको पढ़ा दूं और बस 2 घंटे के लेक्चर में सिर्फ 2 पेज पढ़ा दूं मैं, मुझे तो अपना सिलेबस खत्म होगा क्या? नहीं. बी एकदम रैशनल. मेरे को
आप समझो जैसे आप पढ़ रहे हो, सुबह से मैं भी तो पढ़ा रहा हूं विद द सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म, सेम मोटिवेशन, आई एम ऑल्सो टीचिंग. सो ये आपके लिए है, आप समझने की कोशिश करो. 2 महीने आपको ये एफर्ट करना है. समझ में आएगा आपको? तो फिर ऐसा आप बोलोगे ना सर ब्रेक दे दो सर, हमसे नहीं हो पा रहा ना ऐसा वैसा, तो अपना सिलेबस टाइम पे कभी खत्म नहीं होगा और वो अच्छे से होगा ही नहीं फिर वो. समझ में आया? आप बोलोगे सर थोड़ा एंटरटेन करो. अरे सिलेबस अब ऐसे ही आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ले लो, ऑटोमेटिक एंटरटेन होते जाओगे. ठीक है ना? यस. चलो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर व्हाट? दे आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस. इन कंफर्मिटी मतलब क्या? इन अकॉर्डेंस. कंफर्मिटी मतलब उसके हिसाब से. दे कंफर्म, दे आर इन अकॉर्डेंस. बराबर के नहीं? कंफर्मिटी मतलब क्या कहेंगे अपन? दे आर इन अकॉर्डेंस with the accounting standards. And last में these statements should present what? True and fair picture of the operational results. Operational results मतलब अपन क्या कहेंगे? Profit and loss. उन्होंने बस क्या करा उसको? Profit and loss की जगह उन्होंने क्या बोला? Operational results. And of the assets and liabilities means what? Very good. तो ऐसे बस वो वर्डिंग्स को क्या करते हैं? कॉइन करते हैं, वो चेंज करते हैं. सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो कहां है? बैलेंस शीट. ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब साल भर में तुमने काम करके कितना नफा या नुकसान किया, वो P&L. क्लियर एकदम? यस. सो ये अपना काम किधर खत्म हो गया? ये दैट इट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी. तो क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? वेरी गुड. तो यहां से अपन ने जो बातचीत करी एक बार क्विक रिकैप कर ले बड़े आराम से. गाइस स्माइल. हाँ, ऐसा तुम थको मत. तुम थक जाओगे तो वो मजा नहीं आएगा, वो है ना? हाँ, उसको जो वो आवाज निकाल रहा है उसको थोड़ा आराम से छेड़ो रे. तुम लोग लड़के क्या कर रहे हो? उसको दर्द हो रहा है उधर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से. हाँ, जो भी है अभी अपन उसको, हाँ किधर कौन क्या? Shall we continue? Okay, let's keep things simple. First, what is the definition of audit, guys? What is the definition of audit? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. What is the objective of auditor? To obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. बराबर है? सेकेंड पॉइंट क्या है? टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर द एसे एंड द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स. क्लियर है? नेक्स्ट, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पहले जिनसे पैसा आएगा. नंबर 1, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बराबर है? इनका पर्पस ध्यान में आ गया. अब जो पैसा लेगा और जो त्रास देगा, ट्रेड यूनियन एंड इंश्योरेंस कंपनी. सही है? नाउ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट mislead anybody, so therefore the account should be prepared based on these entries, should be supported by sufficient and appropriate audit evidence. बराबर है? Then none of the entries should be, information should be clear and unambiguous, and the information amounts should be properly disclosed, described and classified, and last में they should present true and fair view. सब तो आता है ना आप लोगों को, बस यूं ही चिक चिक कर रहे हैं. बराबर है? वेरी गुड.
लिखेंगे इसको अभी आप लोग? हाँ लिखेंगे ना? चलो स्टार्ट राइटिंग गाइस, कम ऑन. yes yes yes. चलो चलो, नो टाइम पास गाइस, कम ऑन एवरीवन. चलो गाइस राइट. प्यार के गीत जरा सुन ले, ओ प्यार के गीत जरा सुन ले, मैं आया रे. हमारे आंगना दुआरे ऐसा मोहक रूप सजा रे, नीले पीले लाल गुलाबी हो गए नैन कजरा रे. अरे गारे 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 कोई गाँव आया हमारे, ढोली झमके ढोल बजा रे, ढोली झमके ढोल बजा रे. अरे फास्ट लिखो बच्चों. रंगीला हमारा ढोलना ढोलना हमें. आरा आयो रे मारो ढोलना, आयो रे मारो ढोलना.
चल छैया 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 चल छैया छैया क्या हुआ? छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 Yes, guys, over. गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे चलो हरी आप last 30 seconds. मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज़ बना के पहनूं से वो यार है जो ईमा की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा कलमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा यार मिसाले ओस चले पाँव के तले फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया चलो डन. हाँ जी. यस. ओके. हाँ जी बेटे. ठीक. सो यहाँ तक आपका हो चुका होगा. यस. सो लेट्स हैव अ क्विक 10 minutes का शॉर्ट ब्रेक एंड उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. क्या हुआ? चलो. सो 10 minutes का एक क्विक ब्रेक ले लेना और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. राइट. ओके.